Namaskar, I'm Sahil and you are watching Discover Rajasthan. Know your beautiful Rajasthan and Rajasthani culture and secure your government job with me. सो वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। तो हमने क्या है कि जो चौहान वंश है वो हमने कंप्लीट कर लिया था हमारा पूरा। और जो हमने मुख्य रूप से जो पढ़े थे रणथंभौर के चौहान, जालौर के चौहान, वो सब इम्पोर्टेंट थे, तीन जो पढ़े थे। उसके अलावा भी हमने पढ़े थे सिरोही के चौहान। तो आज हम करेंगे मेवाड़ का इतिहास। जब हम मेवाड़ के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर मुख्य रूप से जो वंश था वो था गुहिल वंश, और जिसकी बाद में क्या है दो शाखाएं चली थी, एक रावल शाखा और एक महाराणा शाखा। सबसे ज़्यादा जो सालों तक राज किया वो गुहिल वंश ने ही किया, पूरे विश्व में ऐसे कह सकते हैं अपने। तो गुहिल वंश मुख्यतः मेवाड़ पे ही जो शासन किया था, और ये बाद में इस वंश को गहलोत भी कहा गया। अब जब हम बात करते हैं गुहिल वंश की उत्पत्ति के बारे में, तो इस वंश की उत्पत्ति के बारे में अनेक मत प्रचलित है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये वंश एक तो 566 ईस्वी के टाइम का है। तो उस टाइम जो ग्रंथ थे, प्रशस्ति थी, उनके द्वारा स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई कि ये वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, किसने इसकी स्थापना की। और लेकिन गुहिल को इस वंश की का मुख्य शासक या इसको स्थापना जो कि इसको गुहिल को ही माना जाता है। अब जैसे उत्पत्ति के स्रोत हैं तो अलग अलग वो देखेंगे। उससे पहले हम ये बात देख लें कि जो मेवाड़ जो गुहिलों की कुल देवी है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, या मेवाड़ के वंश की कुल देवी, तो वो बाण माता। और इनके जो इष्ट देवता हैं वो हैं एकलिंगनाथ जी। ठीक है। अब हम इसकी उत्पत्ति के स्रोत के बारे में बात करेंगे। ये सिर्फ इतना ही है कि सबके अलग अलग मत थे तो स्पष्ट नहीं हो पाया। अबुल फजल कहता है कि ये ईरान के बादशाह नौशेरा से उत्पन्न हुए थे, जबकि कर्नल टोड द्वारा ये वल्लभी के शासक वंश से उत्पन्न बताए जाते हैं। और जब हम बात करें जैन ग्रंथ शत्रुंजय महामात्य की, तो ये भी इन्हें गुजरात के वल्लभी वंश के और की राजधानी थी आनंदपुर। उसके शासक थे शिलादित्य और रानी पुष्पावती। उनके जो पुत्र हुए उनके जो पुत्र हुए गुहिल, उन्होंने इस वंश की स्थापना की, ऐसा बताया जाता है जैन ग्रंथ के अकॉर्डिंग। और जब हम बात करते हैं कुंभलगढ़ प्रशस्ति व एकलिंग महामात्य की, तो ये आनंदपुर के ब्राह्मण वंश से संबंधित बताते हैं। अब हम बात करेंगे गुहिल की। अब हमें यही मान के चलना है कि 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना हुई, और भारत का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश गुहिल वंश है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो प्रमुख शासक आता है वो आता है बप्पा रावल। बप्पा रावल का दूसरा नाम काल भोज भी है। और जो बप्पा रावल है, इसे हिंदुजा सूरज की उपाधि स्वयं धारण की थी। इसे हिंदुजा सूरज कहता था ये स्वयं को। बप्पा रावल के जो गुरु थे वो थे हरित ऋषि। वो हरित ऋषि की गाय चराते थे, ऐसा कहा जाता है। और इनके आशीर्वाद से ही बप्पा रावल ने चित्तौड़ के शासक था मान मौर्य, उसको 734 ईस्वी में हराया था, और बप्पा रावल ने अधिकार कर लिया था चित्तौड़ पर। और जब हम बात करते हैं बप्पा रावल की, तो इसे मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जब आपसे पूछा जाए तो मेवाड़ का वास्तविक जो संस्थापक है वो किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए बप्पा रावल। और एक खास बात बप्पा रावल के वक्त की यह है कि इन्होंने कैलाशपुरी में एकलिंग नाथ जी, या इसे लकुलीश मंदिर भी कहते हैं, इसका निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने। ठीक है। अब बप्पा ने एक सोने का सिक्का भी चलाया जो कि 115 ग्रेन का है। यहाँ पे एक बप्पा द्वारा एक सोने का सिक्का भी मिला है। बप्पा का एक
बप्पा का एक सोने का सिक्का, जो कि 115 ग्रेन का है। और जो गौरी शंकर हीरानंद ओझा हैं, जो विद्वान हैं राजस्थान, जिन्होंने राजस्थान इतिहास में अपना योगदान दिया है, तो वो ऐसे लिखते हैं कि बप्पा का वास्तविक नाम काल भोज था और बप्पा काल भोज की उपाधि थी। बप्पा काल भोज की उपाधि थी, वो ऐसा कहते हैं गौरी शंकर हीरानंद ओझा। और इसके बाद जो शासक आता है वो आता है अलट या आलू रावल। कौन सा? अलहट या आलू रावल। इसकी राजधानी थी आहड़ उदयपुर में। और सबसे खास बात यह कि इसके समय नौकरशाही का प्रचलन प्रारंभ हुआ और एक होण राजकुमारी थी हरिया देवी, इससे इन्होंने विवाह किया और इसके समय ही सोने के सिक्के चले। अब इसके बाद जो शासक आएगा वो आएगा जेतर सिंह, रावल जेतर सिंह। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि अब अलर्ट के बाद क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे शासक हुए लेकिन वो इतने प्रमुख नहीं थे। अब हमें क्या पढ़ना है? हमें रण सिंह से देखना है। कहाँ से? रण सिंह से। विक्रम सिंह के बाद रण सिंह है जो मेवाड़ का शासक बनता है। हमें रण सिंह के बारे में बस थोड़ा जानकारी चाहिए, उस ये भी कोई इसके बारे में इतना डिटेल में नहीं पढ़ना। और रावल जेतर सिंह से हम शुरू करेंगे। रण सिंह, जब हम बात करते हैं रण सिंह की, इसके थे दो पुत्र। एक का नाम था राहब, जो राहब था इसने सिसोदा गांव बसाया व सिसोदिया वंश की स्थापना की। सिसोदा गांव बसाया और सिसोदिया वंश की स्थापना की। अब इसका दूसरा पुत्र आता है शेम सिंह और इसके दो पुत्र थे। एक का नाम था सामंत सिंह और दूसरे का नाम था कुमारजीत सिंह या मंथन सिंह। ठीक है, मंथन सिंह भी कहते हैं, मंथन सिंह। कुमारजीत। अब क्या होता है कि इस टाइम नाडोल का शासक होता है कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान, ठीक है, नाडोल। अब जब और ये आक्रमण करता है सामंत सिंह पर और यहाँ से ये चित्तौड़ हार जाता है। सामंत सिंह हार जाता है और जीत होती है कीर्तिपाल चौहान की। तो इसके बाद क्या होता है? मंथन सिंह आक्रमण करता है कीर्तिपाल चौहान पर। इस बार क्या होता है कि मंथन सिंह या कुमारजीत सिंह जीत जाता है और कीर्तिपाल चौहान की इस युद्ध में होती है हार। इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना है। अब क्या कि वापस ये अधिकार अपना स्थापना कर लेते हैं मेवाड़ पर। अब मंथन सिंह का जो उत्तराधिकारी वो था पदम सिंह। पदम सिंह का जो के बाद जो मुख्य शासक आता है वो आता है रावल जेतर सिंह। अब पढ़ेंगे हम अच्छे से इसको।
रावल जेतर सिंह। इसका जो शासनकाल माना जाता है वो 1213 से 1250 ईस्वी तक। 1213 से 1250 ईस्वी तक। अब ऐसा कहा जाता है और रियलिटी में है भी कि जेतर सिंह ने मेवाड़ की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित की और उसे परमारों से चित्तौड़ को छीनकर अपनी राजधानी बनाया। और 1227 में इन्होंने एक युद्ध भी लड़ा, वो पढ़ेंगे हम अच्छे से, भूतेला का युद्ध। सबसे पहले ये लिख लो कि इसको जेतर सिंह को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग कह सकते हैं अपने। तो इसके समय को कह सकते हैं जेतर सिंह के रावल मध्यकालीन मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग। इस समय जो इसके समकालिक शासक थे कौन कौन से थे, दिल्ली पे कौन शासन कर रहा था इस समय, तो इसके समकालिक दिल्ली का शासक था, समकालिक कई बार पूछ लिया जाता है, गुलाम वंश था एक तो, उसके बाद था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद था इल्तुतमिश। अब भूतेला का युद्ध इसमें मुख्य होता है जो राव जेतर सिंह लड़ता है, रावल जेतर सिंह। भूतेला का युद्ध होता है, आपको पता होना चाहिए, 1227 ईस्वी में। पहले अपने इस युद्ध के बारे में देख लेते हैं। तो 1227 ईस्वी में होता है भूतेला का युद्ध। किस किस के मध्य होता है? मेवाड़ का शासक रावल जेतर सिंह, और दिल्ली का इल्तुतमिश। अब जब दिल्ली का ये शासक है, जब इसकी राजधानी है नागदा, मेवाड़ की राजधानी कौन सी है इस समय? मेवाड़ की इस समय राजधानी है नागदा। ठीक है, एक सेकंड। इस समय, इस युद्ध के समय मेवाड़ की राजधानी है नागदा। और ये क्या है कि जब ये आक्रमण करता है नागदा पर, इल्तुतमिश आक्रमण करता है तो इसकी राजधानी को पूर्णतः नष्ट कर देता है। लेकिन इस युद्ध में फिर भी इसकी, इल्तुतमिश की हार होती है और रावल जेतर सिंह इसमें जीत जाता है। और ये राजधानी यहाँ पे नष्ट होने के कारण जब राव जेतर सिंह अपनी नवीन राजधानी बनाता है, कहाँ पे? चित्तौड़ में। तो नवीन राजधानी कौन सी होगी? चित्तौड़। तो ये रावल जेतर सिंह के बारे में प्रमुख जो युद्ध थे वो थे। और इसके बाद जो प्रमुख शासक आता है वो राव तेज सिंह आता है। ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। और इससे पहले 1248 में
जो 1248 में सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद की सेना को भी परास्त किया था राव जेतर सिंह ने। लेकिन जो प्रमुख युद्ध पूछा जाएगा वो आपसे ही अबू तैला का युद्ध के बारे में। और इसके बाद जो प्रतापी शासक आता है वो आता है तेज सिंह। और इनकी रावल शाखा का जो अंतिम शासक होता है वो रतन सिंह होता है। उसके बाद महाराणा शाखा स्टार्ट हो जाती है। तो इसका उत्तराधिकारी कौन था? रावल तेज सिंह। इसका जो शासनकाल माना जाता है वो 1250 से 1273 ईस्वी। ये माना जाता है। अब इनकी एक पत्नी थी जेतल देवी। इन्होंने चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर का निर्माण भी करवाया था। और 1260 ईस्वी में कमलचंद्र द्वारा राजस्थान का ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम एक ग्रंथ तथा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी यह भी लिखा गया था। ठीक है, तो आपको इसमें याद होना चाहिए कि उपाधि कौन सी धारण की थी इसने। उपाधि कौन सी? इसकी जो उपाधि थी वो थी उमापति वारलब्ध। उमापति वारलब्ध। और इनके समय मेवाड़ का, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो किसके समय बना था ये जो मेवाड़ का प्रथम ताड़पत्र पर चित्रित ग्रंथ? तो ऐसे लिख लो आप 1260 ईस्वी में कमलचंद्र द्वारा, कमलचंद्र द्वारा राजस्थान का ताड़पत्र पर चित्रित ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ जिसका नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र और चूर्णी। चित्रित किया गया था। और इसका जो उत्तराधिकारी हुआ वो बाद में था समर सिंह। ठीक है, और इसकी जो रानी थी ये भी जरूर इम्पोर्टेंट है। तो इनकी रानी का नाम था जेतल देवी। तो जेतल देवी ने एक निर्माण कार्य करवाया था श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण चित्तौड़ में। तो आपसे ये पूछ सकते हैं श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर कहाँ पे है, तो चित्तौड़ में। चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण। के बाद जो इनके उत्तराधिकारी आते हैं वो है समर सिंह। रावल समर सिंह। इसका शासनकाल माना जाता है 1273 से 1302 ईस्वी। और इसके समय जो शासक थे दिल्ली के गुलाम वंश के, वो थे गुलाम वंश, खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है,
समर सिंह के टाइम अपने जब पढ़ रहे थे, तो जब हम चौहान वंश पढ़ रहे थे जालोर का, तो आपको पता होगा एक घटना हुई थी जब जब अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे, उलुग और नुसरत खान, जब गुजरात जा रहे थे तो समर सिंह ने के मंत्री थे निम्बा, इन्होंने यहाँ पे टैक्स वसूला था। तो ये भी एक इनकी दुश्मनी का कारण माना जाता है कि जिसके बाद रतन सिंह के साथ इनका युद्ध हुआ। तो इसके समय जो दिल्ली का शासक था इस समय कौन कौन थे? एक तो था गुलाम वंश, खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। तो ये बात थी 1299 ईस्वी की, जब इधर दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक के सेनापति थे उल्लुग और नुसरत। उल्लुग और नुसरत। अब ये जा रहे थे गुजरात सोमनाथ मंदिर को लूटने। तो रास्ते में समर सिंह का जो मंत्री था निम्बा, इसने वसूला था इनसे टैक्स। ठीक है। इसके बाद जो प्रमुख शासक आता है वो है रावल रतन सिंह, जिसके बारे में हमें पढ़ना है अच्छे से। पढ़ेंगे रावल रतन सिंह। तो ये आपको जो इसके शासकों के क्रम है वो भी याद होने चाहिए, ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम। जो रावल रतन सिंह का शासन है वो आता है 1302 से 1303। 1302 से 1303 ईस्वी तक। अब इस समय दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण का सामना 1303 में करना पड़ा था, और जिसका कारण क्या, दो तीन चीज़ें मानते हैं। एक तो रतन सिंह के दरबार में एक पंडित था राघव चेतन, जिसको ऐसा बताया जाता है कि निकाल दिया गया था, तो वो दिल्ली में चला गया था अलाउद्दीन खिलजी की शरण में। और जो रतन सिंह ने जो विवाह किया था वो ऐसा माना जाता है कि श्रीलंका की का शासक था गंधर्व सेन, उसकी पुत्री थी पद्मिनी, उनसे विवाह किया था। ठीक है। और भी इसके विभिन्न कारण माने जाते हैं, जैसे सैन्य व्यापारिक उपयोगिता थी, क्योंकि यह गुजरात जाने का रास्ता चित्तौड़ प्रदान करता था। और जैसे गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश, संयुक्त सिंध आदि भागों के जो भी व्यापारिक रास्ते थे वो चित्तौड़ से होकर जाते थे। अब अब होता है 28 जनवरी 1303। अब 28 जनवरी 1303 को युद्ध होता है। 28 जनवरी 1303। चित्तौड़ चित्तौड़ का शासक था रतन सिंह, उसके जो मुख्य सेनापति थे वो थे गोरा बादल। ठीक है। तो इधर दिल्ली का शासक है अलाउद्दीन खिलजी। ये खुद आता है आक्रमण करने। और इधर चित्तौड़ का जो शासक है वो है रतन सिंह। और रतन सिंह के दो वीर सेनापति हैं, एक का नाम है गोरा और दूसरे का नाम है बादल। और रतन सिंह की रानी है पद्मिनी।
अब पेन कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है चित्तौड़ पर। और इसमें क्या है कि जो रतन सिंह है ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और गोरा और बादल भी मारे जाते हैं इस युद्ध में। और इस समय जो रानी पद्मिनी है वो अपनी 1600 छतरानियों के साथ जौहर करती है। तो यहाँ पे केसरिया प्लस जौहर, मतलब इसे मेवाड़ का प्रथम साका कहा जाता है जो 1303 में हुआ है। तो कोई इस 26 अगस्त भी मानता है इसकी डेट को, जो जौहर की डेट है वो। ठीक है, वैसे 1303 सन पूछेगा आपसे बस। ठीक है, तो ये आपका उत्तर 1303 आना चाहिए। तो रतन सिंह है वो जाते हैं वीरगति को प्राप्त। और गोरा बादल भी मारे जाते हैं अपने युद्ध में। और जो रानी पद्मिनी है अपने 1600 छतरानियों के साथ जौहर करती है। तो यहाँ पे जो रतन सिंह द्वारा केसरिया हुआ और पद्मिनी द्वारा जौहर, तो ये केसरिया प्लस जौहर हो गया साका। केसरिया प्लस जौहर चाका। तो ये था मेवाड़ का प्रथम साका। कब हुआ? 1303। मेवाड़ का प्रथम साका 1303 ईस्वी में। और इस समय क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्या नाम रखा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम परिवर्तित कर दिया, खिजराबाद। और जिम्मेदारी दे दी खिजर खां को। और चित्तौड़गढ़ की जिम्मेदारी किसे दे दी? खिजर खां को। एक सेकंड। खिजराबाद, इसकी जिम्मेदारी अलाउद्दीन खिलजी ने दे दी खिजर खां को। और खिजर खान ने जिम्मेदारी दी आगे मूछला मालदेव। मूछला मालदेव। और इसने आगे जो जिम्मेदारी दे दी इस दुर्ग की जय सिंह या जय सिंह या इसे कहते थे जैसा। और इधर सिसोदा पैरेलल में चल रहा था। सिसोदा से लक्ष्मण सिंह था जागीरदार। लक्ष्मण सिंह था जागीरदार। इसका पुत्र था हरि सिंह। कौन? हरि सिंह। क्योंकि सिसोदा भी इसी से निकली हुई एक शाखा थी। हरि सिंह का पुत्र था हमीर सिसोदिया। प्रतापी शासक इसी के बारे में पढ़ेंगे, हमीर सिसोदिया। और इसने क्या है कि जय सिंह पे आक्रमण किया और चित्तौड़ दुर्ग को पुनः अपने 1326 में ये आक्रमण इसने किया था। और चित्तौड़ दुर्ग को अपने अधिकार में ले लिया हमीर सिंह सिसोदिया ने। अब यहाँ से इसकी जो क्या है कि राणा शाखा स्टार्ट हो जाती है, राणा हमीर। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।